अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आज़रबाईजान के सदर का 2 रोज़ा दौरा है पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ ज़राई इनकम टैक्स लगाने के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जबकि बानी PTI के हवाले से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से एक ऐसा फैसला आया है जो बहुत अहमियत का हामिल है। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, जनाब सलमान गनी साहब और उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब सहेब मरगूब साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज़रबाईजान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। सहेब मरगूब साहब, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा, इसकी जो दौरे की अहमियत है ज़रा प्लीज़ इससे हमारे नाज़रीन को आगाह करें। शुक्रिया। देखिए, जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला, वज़ीर आज़म बने मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई कि हमने कर्ज़ों पे डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है और हमने ट्रेड की तरफ जाना है। अच्छा, आज़रबाईजान के साथ अगर हम देखें तो जो हमारा खित्ता है, प्री पार्टीशन भी आज़रबाईजान के साथ हमारे ताल्लुकात थे। और जब यहाँ पे अंग्रेज़ के ज़माने में एक वबा फैली थी तो वहाँ से 3 लाख गोलियाँ वैक्सीनेशन वगैरह आई थी ताकि ये लोगों को ट्रीट किया जा सके। उस ज़माने से हमारे साथ अर्ली जो 20th सेंचुरी थी उसके आगाज़ से रिलेशंस कायम हुए। और इसीलिए आप देखेंगे जब आज़रबाईजान इंडिपेंडेंट हुआ, रशियन स्टेट्स जवाल कर गई, रशिया जवाल करके और उसकी स्टेट बनी, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था, तुर्की दूसरा था जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और जब वहाँ पे एक आज़रबाईजानियों का कत्लेआम हुआ आर्मीनिया में, तो हम पाकिस्तान वाइड स्टेट था जिसने उसको मैसेकर सबसे पहले एक्सेप्ट किया। और अभी भी वो उसको आर्मीनिया को बतौर स्टेट नहीं मानता पाकिस्तान, अभी भी उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारे बड़े स्पेशल रिलेशंस हैं आज़रबाईजान के साथ। अच्छा, इन रिलेशंस की जब ट्रांसलेट किया इनको बाकायदा एक इकनॉमिक उसमें, तो वो बेनज़ीर के इब्तदाई दौर में हुआ, जब कोई तकरीबन 9 के करीब MOU साइन हुए और वो प्रैक्टिकल भी हुए हमारा। लेकिन बदकिस्मती से हम अपना जो बरामदात का जो एक स्कोप है ना कि कौन कौन सी कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं सके। तो इसलिए हमारा ट्रेड कोई इतना ज़्यादा उसके साथ नहीं हो सका, कोई तकरीबन 75-80-100 मिलियन डॉलर के आसपास रहा। अब गवर्नमेंट ने ये किया है, इन्होंने मजीद इस पर इसके बाद भी पीस पार्टी के दौर में साइन हुआ तो 6 फारूक गनी साहब भी दौरे पे गए, खुद राजा परवेज अशरफ साहब के ज़माने में इस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो अब उसको आगे बढ़ाते हुए जो वज़ीर आज़म के तौर पर नवाज शरीफ साहब ने, अब इसमें उनके साथ जो हमारे ट्रेड होंगे, नंबर 1 एनर्जी सेक्टर, नंबर 2 फूड और एग्रीकल्चर, क्योंकि फ्यूचर एग्रीकल्चर में सफिशिएंट वो नहीं होगा, वो फ्यूचर को नहीं संभाल सकेगा। इवन जो बास्केट, जैसे जब यूरोप की बास्केट तबाह हुई यूक्रेन में, तो सारा यूरोप फूड क्राइसिस का शिकार हो गया। तो हमें भी अब एक फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पे भी एम्फोसाइज कर रहे हैं कि जो हमारे फूड में उसी तरह के मायदे वो भी होंगे, एजुकेशन में होंगे। हम उनके साथ कल्चर और टूरिज्म में भी कर रहे हैं, और कल्चरल और टूरिज्म के भी मायदे होंगे। हमारे एजुकेशन, वहाँ पे बच्चे एजुकेशन के लिए जा भी रहे, इसमें मजीद बढ़ोतरी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब का ये एक विजन है कि हम इस रीजन के साथ जो आसपास के मुल्क हैं उनमें हम अपनी ट्रेड को बढ़ाएं, और इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्री को यहाँ पे फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। एनर्जी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इसलिए कंपेटेबल नहीं रही 2-3 हमारे ममालिक के साथ सार्क के। उसकी वजह ये थी कि एनर्जी यहाँ पे कॉस्ट रिस्क इंक्रीज कर रही थी। इन्होंने 10-12 रुपए का जो अब उसको सपोर्ट दिया है एनर्जी पे, तो अब हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगी इन मुल्कों के साथ भी, और एनर्जी हम उनसे इंपोर्ट करेंगे अपना आज़रबाईजान से। और जो एक टॉपिक का भी एक मुआहदा हुआ था TAPI का, तो इन ममालिक के साथ भी जो बीच में चूँकि 3.25 साल एक गवर्नमेंट ऐसी आ गई जिसने ये सारे इंटरनेशनल मुआहदे जो है उनको सेबोटाज कर दिया। एनर्जी सेक्टर में हमारा मुआहदा नहीं आगे चल सका, और भी सेक्टर्स थे, पेट्रोलियम का, ये वो नहीं चल सका। तो अब इसमें हम बड़ी, जिसको कहते हैं कि फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि हम इसके साथ अपने 15-16 करीब में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है। ये आपको पता है, ये साबका दौर की बातें हैं। अब तो जिस तरह से जो हैं, जैसे आज़रबाईजान के सदर आए हैं, इसी तरह सऊदी अरब के पहले वज़ीर ख़ारजा आए थे, और बहुत सारे अहम ममालिक के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ हुकूमत की कामयाबी नहीं है कि उन्होंने आलमी तन्हाई से पाकिस्तान को निकाल दिया? देखें भट्ट साहब, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी और तजारती इम्कानात मौजूद हैं। और पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दौरे में गए, अगर आप उनकी तकरीर उठा के देखें तो उसमें उन्होंने उन्हीं इम्कानात का जिक्र किया था कि आप आएँ, हम आपके साथ तजारत भी करना चाहते हैं। और ये जो जिन स्टेट्स की बात हो रही है, इनसे हमारे तारीख़ी रवाबत हैं।
इनमें से इनकी अक्सरियत जो आबादी है वो मुस्लिम है। और ये जो जिस वीएन की बात की जा रही है, ये दरअसल उनके साथ ताल्लुकात में जो बढ़ावा है वो सी पैक के तनाजुर में है। जब आप सी पैक करने जा रहे थे तो सी पैक को महदूद पाकिस्तान तक नहीं करना था, ये इस खित्ते का मंसूबा था। और इसीलिए आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन पे सबसे ज़्यादा बात की जा रही है। आपको याद होगा शंघाई कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खिताब किया उसका मेन लुब-ए-लबाब क्या था कि अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से हम बामईनी और बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से। एक तरफ तो उस तअस्सुर की नफ़ी हो गई जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर उन्हें टारगेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान बड़ा रीजनेबल था, इसलिए कि एक तरफ काज़किस्तान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ दोहा मुज़ाकरात में आप उनके साथ बैठे थे और उन्होंने यकीन दहानी करवाई। आज़रबाईजान हो, ताजिकिस्तान हो, काज़किस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, इन सारों में बहुत सारी चीज़ें हमारी मुश्तरकात हैं और पाकिस्तान के साथ वो तिजारत करना चाहते हैं। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि मुझे काज़किस्तान में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने 2 मुल्कों का वो विज़िट था। दोनों मुल्कों में उन्होंने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से तन्हाई में मुलाकात की थी। मैंने उनसे जहाज़ में पूछा कि ये आपसे तन्हाई में क्यों मिलते हैं और उसमें क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। एक तो उन्हें ये खुशी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। बट साहब, हम जिस कर्ज़ों की मईशत में फंसे हैं, पाकिस्तान तो कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। और आज जब हम क्राइसिस से 2-4 है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या कहता नजर आ रहा है, ये लोड जो आज पाकिस्तान पे आया है ये माजी की हुकूमतों के मुजरमाना रोल थे कि आप वो काम जो उस वक़्त करने के थे आज आपको सारा काम करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वक्त पे किया हुआ काम जो होता है वही नतीजा खेज होता है, वही मौसर होता है कि माजी के अंदर जो हुकूमतों के काम करने के थे, IMF ने जो शराइत मुसल्लत की, एक एक करके आप उसकी ना सिर्फ खिलाफ वर्जी करते गए बल्कि आपके तो ऐसे हुक्मरान भी आए जिन्होंने इक़्तिदार नीचे से खिसकता देखकर मुआहदे तोड़ दिए और उस मुआहदे को इस हुकूमत को आगे भुगतना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये एशियाई ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं और इन तारीखी ताल्लुकात का फ़ायदा पाकिस्तान को भी उठाना है और उनकी तरजीह भी आप देखें पाकिस्तान है। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट तो आज आए हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी जो बाकी एशियाई ममालिक के ज़िम्मेदारान हैं वो भी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। तो आलमी तन्हाई का जो बात की थी वो तो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है कि वो तो खत्म। सिर्फ आलमी तन्हाई की बात नहीं करेंगे, हमारे दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी ख़राब नहीं हुए थे, आप देखें कि PDM के दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को तरजीहन चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, अबूधाबी के साथ इन सबसे ताल्लुकात दुरुस्त करने पड़े। और सऊदी अरब तो हमारा मजहबी हवाले से, तारीखी हवाले से उनकी भी कुछ रिजर्वेशन थी, उनके साथ भी जो कुछ हुआ था। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इम्कानात हैं उनका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। फ़ायदा कैसे उठाना है, पाकिस्तान के अंदर आपको फ़ज़ा साजगार करनी पड़ेगी, असल चीज़ ये है। जी बिल्कुल, फ़ज़ा साजगार जी। शेख साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये तन्हाई वाली बात है ना, ये एक पिछला दौर था जिसमें कुछ हुआ, नाराज़गियाँ हुई, दोस्तों के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं उनमें किसी हद तक कशीदगी तो नहीं कह सकते, सिर्फ मोहरी कह लें, इस तरह के मामला थे। जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इनमें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में एक जो मुश्तरक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो ये है कि ये जो दूसरे मुल्कों के सरबराहान हैं उनके साथ ज़ाती नौइयत के बरादराना किस्म के तल्लुकात, मसलन तुर्की के सदर के साथ, वो ये मेरी बहन है, आप भाई हैं, एक बेटी आपके लिए, एक बेटी आपके लिए, इस तरह की जैसी बातें हैं। सऊदी अरब के साथ इसी तरह, भुट्टो साहब का भी यही था, जो इस्लामी ममालिक के लोग थे। और आज़रबाईजान के जो सदर आए हैं पाकिस्तान में, इसमें आपने देखा रेड कारपेटेड प्रोटोकॉल। और दूसरी जो बड़ी बात है, जो बरादराना तल्लुकात वाली बात है, ज़ाती मुरासम वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, जब ज़ाती मुरासम हो जाए हुक्मरानों के दरमियान तो बहुत सारे मामला जो है उन पर बात करना आसान हो जाता है, खुल के बात की जा सकती है। इन्होंने जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था जिसने छतरी पकड़ी हुई थी जी और तानी हुई थी, और क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म की साइड पे थे तो वो हमारे वज़ीर आज़म के सर तक थी, तो वज़ीर आज़म ने खुद वो छतरी ले ली, छतरी जो है वो पकड़ी। और आज़रबाईजान के साथ जो हमारे मुरासम हैं, आर्मीनिया वाली बात यहाँ पे हुई है, तो जब आर्मीनिया ने वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर वो छतरी को लेकर चल हाँ, छतरी मतलब ये लानती तौर पे नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर छतरी रख ली, ठीक है ना। छतरी की दोनों को जरूरत है, ये भी कह सकते हैं। जो आर्मीनिया वाला इशू था ना, वहाँ जो हमारी बाकायदा अस्करी इमदाद वहाँ पहुँची थी। अगर आप आज़रबाईजान जाएँ आप तो आप देखेंगे वो ममालिक जहाँ पाकिस्तानियों से हकीकी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वहाँ के अवाम और
एक तरह से उनके शुक्रगुजार नजर आते हैं। हकीकी इज्जत जहां मिलती है उन ममालिक में अजरबैजान शामिल है। अजरबैजान उन ममालिक में शामिल है, हद तक हमारे यानी कि ताल्लुकात हैं और हमारी मोहब्बत है। सरकारी सतह पे भी, अवामी सतह मैं अब ना ज़रा इनकम टैक्स के हवाले से शेख मरगूब साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये आज जो डेवलपमेंट हुई है वो चारों सूबों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से आमादगी का इजहार कर दिया। ये अगर नाफज होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान की तारीख में, शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, जब मैंने 80s में जाना शुरू किया अपना इस्लामाबाद पिंडी, तो ज़ाहिर है उसमें जीटी रोड थी। जीटी रोड के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दोनों तरफ बड़े बड़े एरियाज नज़र आएंगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने परचेज़ किए हुए थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पता था कि आगे उनको एक सेफ जोन है जहाँ पे उन्होंने अपनी मनी को ट्रांसफ़र करना है और वहाँ से एग्रीकल्चर इनकम शो करके अपनी जो इंडस्ट्रियल इनकम है उसको बचाना है। और मतलब इनडायरेक्ट वे था लीगलाइज करने का एक, और टैक्स बचाने का उसके ज़रिए से। तो इस वक्त एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है, एग्रीकल्चर जो है वो सोर्स बन गया इंडस्ट्रियल इनकम को छुपा के उस पर टैक्स चोरी करने का। अब बड़ी ज़रूरत थी 1994 के बाद से जितना भी हमारे वर्ल्ड के जितने इदारे थे, IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनके साथ डायलॉग में उनका यही था कि आप एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं क्योंकि इसमें इतना पैसा कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अच्छा, उसमें फिर ये नहीं है कि सब पे लगा दें, जो 2 एकड़ का उस पर भी लगा दें, 12.5 एकड़ का उस पर भी लगा दें। गवर्नमेंट ने इसमें ये देखना है, अभी भी जो प्लान्स बन रहे हैं उसमें ये है कि आप कितनी इनकम इस वक्त है जो मतलब सस्टेनेबल हो सकती है, उसको छोड़ के उसके ऊपर लगेगा जो एक्स्ट्रा इनकम होगी। अभी आप देखें, जब वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी की, उसने कहा कि मालिया और आबियाना पे जितना रुपया वसूल करें उससे ज़्यादा तो आप उस पर खर्चे कर रहे हैं, तो आप ये महकमा बंद कर दें। ये भी डिस्कशन हुआ। इवन जो नवाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये चीज़ डिस्कस हुई। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी टैक्स बेस बढ़ नहीं रही। उधर से अपना रिटर्न तो फाइल हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो टैक्स बेस है वो उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। जब एग्रीकल्चर की इनकम आ जाएगी तो आप देखेंगे कि कितने लैंड क्रूजर्स और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो खरीदी गई हैं उसका पैसा फिर पता लगेगा आपको। अच्छा, अभी जो 5 लाख जो ये कह रहे हैं कि रिटर्न फाइलर किसी ज़माने में थे जिन्होंने प्लॉट खरीदे, प्रॉपर्टीज़ ली या ऐसी सेल परचेज की जो 7E के अलावा दीगर उसमें आ गई प्रॉपर्टी के में या उसमें, तो उसमें 50-60% जो है वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहाँ पे टैक्स मतलब चोरी हो रहा था। इस वक्त वर्ल्ड ट्रैवल जितना भी है उसमें 50-60% जो मतलब रिपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे शहर के या मुलाजमी नहीं कर रहे। तो जो लोग टैक्स ही नहीं दे रहे वो सारे फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं उसके एग्रीकल्चर के नाम पे और छोटे सनतकार, छोटे ज़मींदारों के नामों पे। अच्छा, गवर्नमेंट छोटे ज़मींदारों को छोड़ के अब टैक्स लगाना चाह रही है। और इसमें इस पे जो अभी IMF के साथ डील हुआ है उसमें पाकिस्तान ने ही ये प्रपोजल दी थी। हम जब एक कहते हैं ना कि IMF ने ये कहा, IMF ने कुछ भी नहीं कहा होता। IMF कहता है कि आप हमें ये बताएं कि आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करेंगे और जब हम आपको जो पैसे दे रहे हैं वो वापस कैसे करेंगे। और ये उनका हर मुल्क के साथ होता है। पाकिस्तान ने भी अपना कुछ प्लान्स दिया, तो उस प्लान्स में ये चीज़ शामिल थी कि हम डायलॉग करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर टैक्स लगा के इसको कर लें। तो इससे फ्यूचर में देखिए, जब फ्यूचर में होगा ना, अभी तो सारे इस पे हिसाब किताब होंगे, तो फ्यूचर में इससे बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर आ जाएगा। और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम है, तो उनके जहन में यही चीज़ थी कि एग्रीकल्चर जो इनकम एक इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, इनकम वेस्ट हो रही है क्योंकि लोग जब टैक्स नहीं दे रहे तो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। आप अभी डाटा लेना, जिसने भी ट्रैवल किया है उसने इनकम कहाँ शो की है, तो आपको पता लगेगा वो ज़रिए इनकम उसने टैक्स फ्री है। और लाखों रुपए पे मतलब टेंस ऑफ मिलियंस पे वो 2-4-5 हज़ार रुपए का टैक्स दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक फेवरेबल और इकोनॉमी का बर्डन कम करेगा। ये तो आपने जो बताया ये तो बड़ा ज़बरदस्त इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस तरह से टैक्स को बचाया जाता है। लेकिन सलमान गनी साहब, मैं अगर इसको दूसरे एंगल से देखूं तो ये जो जिम्मेदार घराने हैं और जिम्मेदार ज़्यादातर जो MPAs और MNAs होते हैं उनका ताल्लुक जिम्मेदारी से ही उनका प्रोफेशन होता है, और या जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो आबादी है उनका जो ज़रिया माश है वो ज़राअत से मुंसलिक है, तो वो तो ये कहते हैं कि जी हमें तो इस दफ़ा जो है बहुत बुरा हमारा हाल हुआ, गंदम जो है जिस तरह से उसको ख़रीदा नहीं गया। ये अगर इस वक्त टैक्स लगेगा तो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी? देखिए भाट साहब, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करवा दूं। आप भी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते रहे हैं और मुझे भी कई दहाइयों से ये इत्तेफाक हुआ है
कि हर दफ़ा बजट के मौका पे एक शोर उठता था ज़री टैक्स के हवाले से। जी जी उस पर रेजोल्यूशंस भी पास होती थी। जी जी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिल्कुल और मसला क्या है कि आपको याद है मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में एक हवाला दिया था शब्बर जैदी साहब का जी जी कि शब्बर जैदी साहब ने कहा कि जब हमने ज़री टैक्स की बात की तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे वो 40 MNAs को लेके मेरे पास आए और उन 40 वज़ीर खजाना नहीं थे, वज़ीर खारजा वज़ीर खारजा थे कि 40 MNAs को लेके आए, उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सबके थे और हम ज़री टैक्स भी ना लगा सके। इसी तरह उन्होंने एक और तबके की बात भी की थी। बात ये कि इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, ये एक वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं IMF ने चारों सूबों के साथ और चारों सूबों की तायद से ये मामला अगर आगे की तरफ चल पड़ा है और सूबों ने इस बात से इत्तफाक किया है। अब आपने देखें अभी तक जो आ रही है तजवीज़ वो 6 लाख से ऊपर के है। आपने दुरुस्त कहा कि जी सवाल उठाया कि इसके असरात क्या होंगे। देखें पाकिस्तान में अगर आज तक कहत साली या फाका कशी नहीं हुई तो उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इस वक्त भी मैंने वो सारी सजेशन तो नहीं पढ़ी, मैंने जो उसके है कि जी चारों सूबों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं IMF के माहिरीन ने और चारों सूबों ने इसकी तईद कर दी है। बात है कि आप मैं सब लोग अब टैक्स दे रहे हैं। अब ये लोड अगर पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पे आया है तो पाकिस्तान की जिम्मेदार क्लास या पाकिस्तान की जागीरदार क्लास पे तबका तो डे फर्स्ट से नहीं, टैक्स दे। लेकिन भाई साहब बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर 8 एकड़ के जिम्मेदार को वो तो बेचारा अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकता, तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, ये फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। इस वक्त आपके काश्तकार की हालत अच्छी नहीं, आपके जिम्मेदार की हालत बहुत अच्छी है। और जैसे अभी इस साहब साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके पास है, बैरूनी दौरे आप करते हैं और इनकम टैक्स के अंदर आप अपने उसमें बताते नहीं हैं। ज़री टैक्स का नफाज पाकिस्तान जैसी ज़री मईशत में गरीब काश्तकार पर तो इसके अच्छे असरात नहीं होंगे और मैं समझता हूँ कि ये 20 एकड़ तक इनको रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन जो मुरब्बों के मालिक हैं उन्हें पाकिस्तान की तरक्की के अमल के अंदर मामल बनना चाहिए, हुकूमत का मददगार बनना चाहिए। ये जब आप टैक्स की बात कर रहे हैं, आपने कह दिया तनख्वाहदार तबका जिस घर के अंदर बिल जा रहा है उसमें 12 टैक्स तो पहले लगे हुए हैं, तो आखिर क्या वजह है कि ये टैक्स देने से इनकारियाँ, ये टैक्स अब लगना है। अब वो कड़वे घूंट भरने पड़ने हैं। जब आम आदमी बेचारा बिजली का बिल लेकर उड़ता फिर रहा है तो जिम्मेदार क्लास को अगर छोड़ा जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा तजाद होगा। मैं समझता हूँ कि ये फैसला आज से कई साल पहले हो जाना चाहिए था कि ज़री टैक्स पे आप रेजोल्यूशंस पास करते थे, आप इम्प्लीमेंट नहीं थे करते और इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं थे करते कि वो लोग असर रसूख के मालिक थे। तो बहरहाल अब तो लोड लेना पड़ेगा और मैं भी इसके हक में हूँ कि जो बड़ी जिम्मेदार क्लास है उसे टैक्स जरूर लेना चाहिए और पूरा लेना चाहिए। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि एक तबका टैक्स ही ना दे, ये तो दुरुस्त बात नहीं है, सबको मिलकर बोझ उठाना होगा। सचिव साहब आपका इस पर साहब ने भी 2 रोज पहले लाहौर में यही बात की थी, उन्होंने टैक्स देना उन्होंने तो वैसे IMF का भी जरदारी साहब ने तो IMF का हवाला भी दिया है कि जनाब जो काम हम नहीं करवा सके वो IMF की एक शर्त ने करवा दी। ये देखें जो सलमान गनी साहब ने बात की है ना, इसमें बहुत वजन है। ये हम जब कहते हैं ना ज़राअत की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरी तौर पे वो लॉर्ड्स आ जाते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, बड़े बड़े लोग जो जागीरदार किस्म के, जो 25, 30, 40 मुरब्बों के मालिक, 200 एकड़ के मालिक। लेकिन इसमें जो काश्तकार है उनको भी देखना पड़ेगा कि उनका अब जो सबसे जैसे बिल लेना सबसे आसान है ना, इसी तरह जिम्मेदार से टैक्स कलेक्ट करना सबसे आसान है। वो आबियाना देते हैं, वो मालिया देते हैं, वो उशर देते हैं और जो किसी को अगर कोई अदालत जो है किसी को कास्ट डाल दे ना कि जनाब आपको इतना जुर्माना किया जाता है, हरजाना किया जाता है, उसकी वसूली के लिए पता है वो क्या हुक्म जारी करते हैं? वो करते हैं इसको मालिया की तरह वसूल किया जाएगा। यानी कि ये कि उसकी जायदाद भी कुर्क हो सकती है अगर उन्हें पे करता, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर उन्हें पे करता। इस तरह के मामलात हैं, इसमें देखना पड़ेगा। पहले भी जो 12.5 एकड़ के मालिकान हैं, ये इस पर अभी आपसे मजीद मालूमात लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से प्रोग्राम का दोबारा आगाज करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक।
गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, 200 यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फिन हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जायज़ एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। अवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्म अमल हैं। अवाम को मिले सहूलियात, यही है हमारी तरजीहात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिज़्क़ की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, 200 यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% घरेलू सार्फिन हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। इससे इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जो जायज़ एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाअल्लाह पूरा होगा।
आवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए हम दिन रात सरगर्म अमल हैं। आवाम को मिले सहूलियात, यही है हमारी तरजीहात। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सईद चौधरी साहब जो हैं वो अपनी बात कर रहे थे। चौधरी साहब अपनी बात को जरा कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। मैं ये कह रहा था, जो किसान होंगे या काश्तकार होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनमें एक तो कैटेगरियाँ बनानी पड़ेंगी, और फिर इस वक्त भी जो 12.5 एकड़ अराजी के मालिक है ना, तो उन पे एक टैक्स लगता है इसी तरह का, उसको इनकम टैक्स का या ज़रूरी टैक्स का, जो भी आप नाम दे लें। और दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो लिस्ट है, जो आइन कानून साजी से मुतल्लिक़ कि फ़लाँ कानून किसने बनाना, फ़लाँ किसने, उसमें जो ज़राअत है उसको इस्तिस्ना है। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में ही बात की थी। तो वो लिस्ट अगर देखेंगे उसमें ये इस्तिस्ना, उसमें भी तरमीम करनी पड़ेगी या किसी और अंदाज में। चलें, बात वो तो अब हुकूमत के करने का काम है, लेकिन ये एक अहम बात यह है कि ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से सर जो है वो सबका इत्तफाक हो गया। हाँ, इत्तफाक हो गया है। तो फिर इसमें वो जो तरामीम या जो नया रास्ता इख्तियार करना जो भी है, ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखने वाली, जो उशर मालिया और आबियाना लगता है ना, वो लगता है गिरदावरी पे, यानी जितनी फसल काश्त की है, जितने एकड़, उस हिसाब से वो एक उन्होंने फार्मूला, उसके तहत वो लग जाए। सर ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसको इनकम पे लगना चाहिए। ये जो भी निटिंग है, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उसको हुकूमतें खुद दूर कर लेंगी। असल बात ये है कि ज़रूरी इनकम टैक्स के नफाज के ऊपर सब में इत्तेफाक होगी। अच्छा सर ये बताइएगा आप कि इस वक्त पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक खातून है, मरियम नवाज शरीफ साहबा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पहली बार एक खातून बनी है, जस्टिस आलिया नीलम साहबा। और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट भी मेरा ख्याल पहली बार ही है कि कोई खातून आई हैं, मोहतरमा अबहर गुल साहबा। तो वैसे तो ये यानी अगर आप देखें कि कितना खूबसूरत ये इस वक्त पंजाब का एक सीन है, मंजर है कि वहाँ पर ख़वातीन जो हैं, जिनके पहले कोई दौर होता था जब कहा जाता था कि ख़वातीन को बड़ा दबा के हमारी सोसाइटी में रखा जाता है, अब तो ख़वातीन जो हैं वो ऐसे अहम तरीन ओहदों के ऊपर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये सारा सीन देख कर। हाँ, वहाँ जो आज ही जो अबर गुल साहबा हैं, उन्हें रजिस्ट्रार, वो भी पहली बार ही है, वो लाहौर में पहली दफा जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में कोई, मैं हाँ जहाँ तक मुझे याद पड़ता पहली खातून है वो, जो रजिस्ट्रार के तौर पर। रजिस्ट्रार बड़ा अहम ओहदा होता है। लेकिन मेरा जो सवाल है ना एक्चुअली वो, मैं अब चूंकि अब आने लगा था, बानी पीटीआई के हवाले से एक फैसला है। वो फैसला जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर से आया और वो जिना हाउस हमला केस से मुतल्लिक है, यानी 9 मई से मुतल्लिक है। और उसमें जिस तरीके से अगर आप उस फैसले को पढ़ें तो उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने बानी पीटीआई को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुजरमाना साजिश का मरकजी मुल्ज़म करार दे दिया। सर इसके क्या इम्पैक्ट होगा? इस पर भी बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे इजाजत थोड़ी सी आलिया नीलम के जी प्लीज आलिया नीलम साहब किसी जस्टिस आलिया नीलम जस्टिस मुकर्रर हुई हैं, तो और जो अच्छी बात जो है काबिल सताइश, वो जो सीनियर जजेस थे वो भी उनके ओथ में मौजूद थे। जी शजात अली खान साहब और जो नजफी साहब हैं, अली बाकर नजफी साहब। और दूसरी बात यह कि मैं इनको ज़ाहिर मैं भी उन दिनों कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था जब इन्होंने वकालत शुरू किया, मेरे सामने की बात है। तो ये किसी बड़े चैम्बर से नहीं है, वो कहते हैं ना कि अपनी काबिलियत की बुनियाद पे आगे बढ़ना। जी। और ये बुंदियाल साहब का दौर था 2013 में जब ये जज मुकर्रर हुई है, लेकिन उससे 2 साल पहले इनको कंसिडर किया गया था, लेकिन इनकी उम्र कम निकली थी। और इनकी जो जजमेंट्स हैं वो कोई 203 जजमेंट्स ऐसी हैं जिसे अदालती प्रेसिडेंट के तौर पे कबूल किया जाता है। और फिर जो ख़वातीन के बारे में एक ये भी होता है कि उन तक रसाई मुश्किल होती है थोड़ी सी, वो क्योंकि उनका जो हल्का हवाब होता है वो महदूद होता है। लेकिन बाहर मेरा ख्याल ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और फिर हमारी वज़ीर आला भी मौजूद थी उसमें, वो वज़ीर आला भी मौजूद थी और बड़ी अच्छी बात। दूसरी जो बात की आपने इमरान खान की, वो बानी पीटीआई के हवाले से जो बात हुई है, और उसमें इनके 3 मुकदमात। जी। एक मुकदमा जनाब था वो जो जिना हाउस
और जो कोर कमांडर हाउस, एक अस्करी टावर और एक थाना शादमान थाना शादमान। तो इसमें इनकी कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए ये दरख्वास्तें थी। तो जो सीआरपीसी है वो तो ये कहती है कि अगर किसी और मुकदमे में बंदा गिरफ्तार हो जाए तो उसकी जो इंटरम बेल्स होती हैं वो खारिज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ जजमेंट्स ऐसी भी आई कि जनाब नहीं, क्योंकि वो हार्डशिप का एक मसला आ जाता है, वो जेल में होता है, वो पेश नहीं हो सकता, इसलिए उसका फैसला किया जाए। तो ये इसी तनादर में इसका जो फैसला है ये किया गया। अब वहाँ जो शवाहद पेश किए गए, जो कबल गिरफ्तारी जो है ना एक्स्ट्रा आर्डनरी रिलीफ होता है, वो उसमें यानी जेल का बंदा एक तरह से मासूम हो ना, फिर कबल गिरफ्तारी जमानत होती है उसकी। उसमें बहुत सारे उन्होंने वो शराइत या क्राइटेरिया एक मुकर्रर किया होगा। तो इसमें जो जज साहब हैं ATC के, उन्होंने ये लिखा है कि ये एक तो मासूम नहीं, बाकी जो 9 मई का वाक़या है उसके साथ इनके ताल्लुक के और इनकी जो प्लानिंग करने का और जो दीगर मामलात हैं वो ठोस शवाहद मौजूद हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर किया कि यानी ये। और उसमें जो दफात हैं इसमें 12 मुख्तलिफ अजाफी दफात जो है ना वो लगाई गई थी। और मेरा ख्याल है कि जो स्टेट है, रियासत है, उसका जो 9 मई के हवाले से मुकदमात है ना, जो PTA के चेयरमैन के साबिक चेयरमैन के खिलाफ हैं, उनमें जितनी तैयारी मैंने इस केस में देखी है और जो शवाहद इन्होंने पेश किए हैं, और इसमें 121 भी लगा हुआ है, यानी लड़ाई करना रियासत के साथ, उसमें सज़ाए मौत है, 302 भी है, ATA भी है और 321A भी है, साजिश तैयार करना। फिर इन्होंने कुछ शवाहद ऐसे दिए हैं कि 7 मई को एक मीटिंग होती है जिसमें 15 लोग वहाँ शामिल होते हैं इनके PTI के, जी, और वहाँ ये तय करते हैं कि जनाब मैं 9 मई को मैंने गिरफ्तार हो जाना, इम्कान ज़ाहिर करते हैं, और उसके बाद ये वहाँ आपने हमला करना है। ये सारी पूरी प्लान किया गया है। हाँ, दो सरकारी गवाह इसमें मौजूद है जो उन्होंने गवाही दी है, और वीडियोस भी हैं, और उस पर इन्हिसार किया। और फिर इन्होंने जाते हुए 9 मई को ये कहा था जनाब श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। श्रीलंका में उन दिनों वहाँ जो ऐवान सदर है, वहाँ जो प्रेसिडेंट हाउस है, वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया था, उस तरफ इनका इशारा था। और फिर रेड लाइन वाली बात जो है, ये हमारी रेड लाइन है, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्कस की हैं। इस्तिगासा की जो भी गवाहियाँ हैं, जो शहादतें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको उन्होंने देखते हुए इनके इस बात को उन्होंने रद्द किया है कि जो बंदा तो गिरफ्तार था। उनका नहीं, इस्तिगासा का केस ये है कि जो कुछ हुआ 9 मई को वो इनकी इमा पर हुआ। इनकी इमा नहीं, हदायत पर। हदायत इमा पे तो बच निकलने के चांसेस होते हैं। अच्छा। इनके कहने पे, इनकी हदायत पे, उस प्लानिंग के तहत हुआ है जो 7 मई को इन्होंने एक मीटिंग में की, जिसमें 15 दीगर लोग, जिनमें से काफ़ी सारे मफरूर हैं, 5 उनमें से शायद गिरफ्तार हैं, बाकी सारे जो हैं वो अभी तक मफरूर हैं जिन्होंने ये सारी हरकत की। और ये जजमेंट जो है, जो मुझे उससे ये लगता है कि अब ज़ाहिर बाद गिरफ्तारी का मामला होगा और फिर ट्रायल का मामला होगा, लेकिन ये इसमें जो शवाहद की बुनियाद पे ये इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, मुझे लगता है कि आगे चल के इनके लिए मज़ीद मुश्किलात इस केस के हवाले से पैदा हो सकती है। सलमान गनी साहब, ये आपने पूरी तफसील जो कानूनी निकात हैं और जो फैसला उसको आपने सुन लिया। अब ये चूँकि ज़ाहिर एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं और एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिनके हवाले से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, आपका कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर सियासी जो शख्सियत होती है उसके हवाले से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ बात कर सकते हैं लोग। लेकिन इनके हवाले से एक चीज़ पर तो मेरा ख्याल सबका ही इत्तफाक है कि ये इंतशार फैलाते हैं, जब भी बात करते हैं इंतशार फैलाते हैं। देखिए भट्ट साहब, अभी इन्होंने सारी टेक्निकलिटीज़ बयान कर दी कि इस्तिगासा ने क्या कहा और कितने मुलज़म 15 लोग। मैं तो वो सारे मामला देखता रहा हूँ, और अगर मैं आपको ये हवाला दूँ, वो तो 7 मई का हवाला दे रहे हैं ना। मौसूफ ने TV चैनल्स पे कहा था कि मुझे GHQ के बाहर एहतजाज पर पाकिस्तान का कोई आइन और कानून नहीं रोकता। बात यह कि GHQ हमारी ताकत का महवर है, एक मैसेज है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए। और मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ
कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है और इससे सिर्फ तहरीक इंसाफ डैमेज नहीं हुई। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डैमेज हुई है, इसलिए कि जब दुनिया की आप सियासी तारीख डैमेज हुआ, पाकिस्तान का 9/11 था सर। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप दुश्मन से ये तोको कर सकते थे कि वो आगे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं? ये लाहौर है और लाहौर के अंदर अगर आप 6 सितंबर की तो लोग छोटे लेकर निकल आए थे जी ऐसे। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है, देखिए बात ये कि आप ये बात कह रहे हैं कि जी कोर्ट का फैसला इन्होंने बता दिया, अगर आप उन दिनों को याद करें वो क्या नहीं कहते नजर आ रहे थे। और ये जो 7 मई को जो मीटिंग है ना, उन्होंने मीटिंग में भला क्या कहा था? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, आपने वहां गुजारा करना है जो मुझे अरेस्ट करेंगे। मैं आपसे ये सवाल ये फिक्र है, ये बात भी है, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ ये बात अदालती फैसला है और कानून की हाकमियत की वो बात करते थे और मिसाल मगरिब की देते थे, लिहाजा अदालती फैसलों पर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इतराज होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, स्पेशली सलमान गनी साहब से करना चाहता हूँ, मैंने आपको अक्सर सुना, आप समेत और बहुत सारे लोग हैं, आप तनहा नहीं इस मामले में, बहुत सारे और लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब सियासी मुफाहमत की जाए, बातचीत की जाए। सर ऐसा शख्स जो ये सारा कुछ प्लान करके पाकिस्तान को डैमेज करने की पूरी मनसूबाबंदी के साथ आया है, सर उसके साथ क्या बातचीत की? देखिए व्हाट्सएप जब मैं सियासी मुफाहमत की बात करता हूँ, मैंने कभी अफराद के साथ मुंसलिक नहीं की। हम लोग बैठ के दिन रात पाकिस्तान के रियासती अदारों की बात करते हैं कि उनकी एक इज्जत व तकरीम है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये उसके अदारे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे से आप नाम पूछ लें, मैं आपको 10 बंदों के नाम बता देता हूँ जो पीटीआई के अंदर इस सारे अमल के खिलाफ थे। आपको पता है कि उस वक्त शफकत महमूद साहब की ऑडियो आई है, उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे। मैं आपको 10 बंदे और बता, शमशाम शाह ने क्या कहा था, हमें देखे ना, ये मैं उन सारों को जानता हूँ। और फिर ऐसे लोग भी उनके अंदर मौजूद हैं जो आज भी कहते हैं कि इस 9 मई के वाकयात ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। तो बात है पॉलिटिकल पार्टीज कभी ये काम नहीं थी करती, और पॉलिटिकल लीडरशिप, आप सियासी तारीख को उठा के देखें, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने डिक्टेटरशिप को चैलेंज किया होगा, कभी अपने सिक्योरिटी इदारों पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस दहशत गर्दी के सद्देबाब के हवाले से कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे हैं, और दहशत गर्दी के 3 मुख्तलिफ है। आप देखें कि जब आपके सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जाता है, उस पर तो कोई दो आरा नहीं कि वो दुश्मन है, और दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, ये ज़रा बात समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान के जब तक सिक्योरिटी इदारों को आप नहीं गैर मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम नहीं होगा। उनके इस सारे अमल से क्या जाहिर हो रहा है, और उनकी पार्टी के अंदर संजीदा लोग भी मौजूद हैं। मैं जब मैं आज भी सियासी मफाहमत की बात करता हूँ, जब आप पाकिस्तान के अंदर मुआशी इम्कानात की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और मुआशी इस्तेहकाम इस तरह कायम होगा कि पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज जो हैं वो एक अपना रोल अदा करें। मोहसिन नकवी साहब ने आज जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो अज़्म इस्तेहकाम का बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें तेज़ी दिखाने की बजाय, उजलत दिखाने की बजाय, उन्होंने कहा था कि हम यौम अशूर के बाद मिलकर बैठेंगे। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि तहरीक इंसाफ भी उसमें बैठी होगी और वो बैठ के इस फैसले की तायद कर रही होगी, इसलिए कि जो लोग जिन्होंने सियासत पाकिस्तान के अंदर करना है उनके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जब तक अमन और इस्तेहकाम कायम नहीं होगा, पाकिस्तान मुआशी हवाले से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस को निविश्ता दीवार पड़ना चाहिए और अपनी सियासत को आइन और कानून से बालातर नहीं रखना चाहिए। जब आपने सियासत पाकिस्तान के अंदर कर ली है, फिर सियासत पाकिस्तान। सेम रूप साहब ये फरमाइएगा, मुझे अब सेम रूप साहब से सवाल करना है, और सवाल थोड़ा सा नाजुक है, तो मैं समझता हूँ कि सेम साहब जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकेंगे। सर आपने ये सारी जो सईद साहब ने बताया फैसला, और जो सलमान गनी साहब बता रहे कि मसूफ क्या क्या कहते रहे बानी पीटीआई, उसके बाद आप ये बताइए कि बानी पीटीआई तो का जो भी मामला होगा वो तो जाहिर है कि अदालत की तरफ से ही होगा। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल ज़ीरो है। और आपने मुफाहमत की बात की, ये वो पार्टी है जिसके अंदर मुफाहमत नहीं है। किसने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करने, इख्तिलाफ राय है। कौन आके स्टेटमेंट देगा, इख्तिलाफ राय है। कोर कमेटी बनी, उसके अंदर इख्तिलाफ राय है। इवन केपीके की जो कैबिनेट है उसके अंदर इख्तिलाफ राय है।
तो बानी पीटीआई की जो अपनी पार्टी है वो सिर्फ मतलब एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है, उसकी कभी भी एक ग्रूमिंग नहीं हुई एक पार्टी के तौर पे। इसलिए ये तो आप अज्यूम ही ना करें, ये जैसे ही इन पे केसेस को कानून के मुताबिक लिया जाएगा। अभी तक बहुत नरमी हो रही थी, एकदम इंप्रेशन आ रहा था कि अपना कल बाहर आ जाएंगे, परसों बाहर आ जाएंगे, जो इनका सोशल मीडिया एक है वो ये कहता रहा है। अभी भी अगर आप, मैं थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी है, जी जी, ये इनकी जब अपॉइंटमेंट हो रही थी तो ये जिस चेंबर से मुंसलिक थी वहाँ खुद मतलब जो जज इस वक्त थे कमेटी के अपॉइंटमेंट में, उन्होंने 40-40 मिनट बात की कि इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या इनके मतलब केसों में इनका स्टाइल है। और आप देखें कि इनकी एक्सपर्टीज़ बैंकिंग है, बहुत कम जजेस की होती है, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज तीनों में जो बड़ा मेजर पोर्शन है कोर्ट्स में चलने का वो है। और बड़े से बड़ा वकील भी इनकी अदालत में जब पेश हो रहा होता है तो वो बड़ा सोच समझ के जाता है कि मैंने जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में जाना है, किसी मतलब ऐसी कोर्ट में जाना है जहां मुझसे ये नहीं देखा जाएगा कि ये बार का सदर है या ये फलाना ओहदे पे, इसके कानून के मुताबिक सवाल होगा। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि इनके ये कोई रास्ता देंगी कानून से हट के किसी को रास्ता नहीं मिलेगा और कानून के मुताबिक ये चलेंगी। इसलिए नहीं, वो तो खैर चले, वो तो अब हम अदालत जो है तो चलना ही उसको कानून के मुताबिक नहीं, जो एक इंप्रेशन सोशल मीडिया में डाला हुआ था, सोशल मीडिया वाले तो खैर पता नहीं वो जो दिल करता है वो क्या छोड़ते हैं। इंसाफ की फराहमी का अमल तेज होना चाहिए, क्योंकि पहली दफा असल बात ये है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मुस्तकबिल के वाले से आप बात कर रहे थे। बानी पीटीआई का भी कोई नहीं है और उनकी पार्टी का भी कोई नहीं, उनकी लीडरशिप का भी, जो आगे मुख्तलिफ उनके इलाकों में लीडर है उनका भी कोई नहीं। एक्चुअली इनके पास लीडर है ही कोई नहीं। ये सोशल मीडिया ने कैंपेन शुरू की, उन्होंने ही इसको ऑर्गेनाइज किया और वो सारा एक जो है वो बुलबुला ब्लास्ट हो गया है। मतलब कुछ पार्टियां बनती हैं बबल्स की तरह से कि मतलब एक बूम आया, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। तो इस पार्टी में पॉलिटिकल बूम आ गया, एक जलसा कामयाब हुआ, उसके पीछे कुछ लोग आ गए, उन्होंने उसको कामयाब बनाया। और जो इस पार्टी को एक बूम मिला वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसके पीछे से जो ब्रेन थे वो भी हट गए। और इवन जो इनकी एक अपना स्ट्रेंथ थी, वो बानी पीटीआई के जो एक ख़ास आइडिया था वो सारा फ्लॉप हो गया। जो इन्होंने नारे दिए वो इतने अट्रैक्टिव थे लेकिन वो सारे के सारे कोलैप्स कर गए। मतलब कोई नारा इनका पूरा नहीं हो सका। तो ये पार्टी एक्चुअली अब मेरी नज़र में तो बिल्कुल ज़ीरो है। मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ कि 2-3 महीने में, और आप इसको देख नहीं रहे, पिछले दिनों इन्होंने जितने भी जलसे किए वो खुद पीटीआई की लीडरशिप भाग गई। इट मीन्स कि पार्टी ग्राउंड पे आ चुकी हुई है। तो अब ये मतलब ये सवाल भी मेरे ख्याल में इतना कोई नहीं है कि इनकी पार्टी को फ्यूचर में कोई गेन करेगी नहीं करेगी। ये पार्टी वैसे पार्टी खत्म हो चुकी है। मरूफ साहब ने सही से बात की है अभी मीडिया की, सोशल मीडिया की। तो यहाँ पर हमारे वजीर दाखिला जो हैं उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी शुरू नहीं हुआ। इस हवाले से मीडिया तक गलत मालूमात पहुँची हैं। यानी इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है कि दूसरा मीडिया जो है वो भी शायद रेगुलर मीडिया भी इसको इस तासुर से ले रहा है। ये जो मेरा सवाल है वो हो रहा है। मैं सवाल इसलिए ये कर रहा हूँ कि ये जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया पर तो चले जिसका जो दिल करता है वो कह देता है, ये यानी किसी खबर की कंफर्मेशन का सलमान गनी साहब, आप भी सेम साहब, आप सारे इतने सीनियर्स हैं, जब तक रिपोर्टर किसी खबर को कंफर्म करके उसका मौकफ डाल के चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं लाता था, एडिटर खबर नहीं छाया करता। ठीक, अब ये सीन कहाँ चला गया? देखिए ये इतना अहम बात है। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये वाक़अतन पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरत है। इस हवाले से जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो किसी के कुछ साजिश है या बस ये ऐसे ही है कि क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा तो जो मुंह में आया कह दिया? मेरा ख्याल एक तो बात यह है ना, जो एडिटोरियल होता था वो अब अखबारात में तो किसी हद तक मौजूद है, और जिस वक्त हमने रिपोर्टिंग की थी और कोई खबर देते थे तो वो दूसरी पार्टी का मौकफ देना लाजमी होता था, उसके बगैर खबर रुक जाती थी, जितनी बड़ी खबर भी। और बाज़ का हम बहानेबाजी भी करते थे, जनाब अगर मौकफ लिया तो खबर रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहते कोई गल नहीं, तो चिल्ला वो। अच्छा बहरहाल ये जो एक इसमें ये भी एक सुस्ती भी है हमारे साफियों की, और सोशल मीडिया को तो अब छोड़ देना, वो क्या कर रहे हैं ये अब जो ऑपरेशन किए हैं पिछले दिनों हमारी मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो उससे शायद वो बताया गया कि ये टारगेटेड थे सर, कुछ और मेरे पास टाइम शॉर्ट है ना, अज़म है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं अज़्म पाकिस्तान है वो भी
सर मैं ये कह रहा हूँ चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कितना सलमान ये सब टाइम लगता है एक फोन करके पता करने में कि सर ये जो ऑपरेशन हो रहा है या ये जो एक ऑपरेशन हुआ है, कोई एक वाकया हुआ है, ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक है या उससे हट कर है? देखिए भट्ट साहब, ये जो आज़ादी सहाफ़त है ना, ये ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत है, और आपने भी वही बात की है, चोई साहब भी वही बात कर रहे हैं। हम लोग जिस प्रोसेस से आए हुए हैं, हम जवाबदेह होते थे अपनी खबर के हवाले से, और आज के दौर के अंदर तो ज़्यादा जिम्मेदारी की इसलिए ज़रूरत है कि मामला बड़े हसास है और एक ऑपरेशन पे इंसार है पाकिस्तान के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का। और मेरे ख्याल वज़ीर दाखिला साहब खुद वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं, हम हमारे साथ वो काम करते रहे और उन्होंने जब मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनकी तरफ इशारा नहीं, ये सारा इशारा है सोशल मीडिया की तरफ, इसलिए कि अज़्म इस्तेहकाम कुछ फोर्सेस को हज़म नहीं हो पा रहा, और उन फोर्सेस को ये भी पता है कि अगर अज़्म इस्तेहकाम, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, और जब आप एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर लेंगे तो फिर किसी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जब आप अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, इसमें और भी स्ट्रेटजी तय होनी है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बहाली और तरक्की के अमल की। इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को टाइम मिला है, और अच्छी बात है अगर बानी पीटीआई ने कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टीज को रद्द करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये मुल्क के जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए इस तरह के हालात में, और जब तक पाकिस्तान इस्तेहकाम की मंजिल पर नहीं पहुँचते, इसके सबरात आम आदमी तक नहीं पहुँचते। शेख मरूफ साहब, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड अपना कमेंट कर दें, अपना कमेंट कर दें इसके ऊपर कि ये जो मामला इस वक्त देखिए, बानी पीटीआई मुज़ाकरात में जाएगी, बाद में भाग जाएगी। ओके, आप पहले भी देखें कि वो जब ये सारे ऑपरेशन डिस्कस हुए तो वो मौजूद थे, उनके चीफ मिनिस्टर, बाद में भाग गए, तो वो उनमें कमिटमेंट नहीं है। इसमें भी बहुत बड़ा यू टर्न होगा, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान माशी तौर पर भी मुस्तहकम होगा और सियासी एतबार से भी मुस्तहकम होगा। ये कमिटमेंट मौजूदा हुकूमत के पास ज़रूर है और हमें यकीन है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी करेगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था, आपसे मुलाकात होगी अब कल। अल्लाह निगहबान।